नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 8 अगस्त 2020 है। दिन की शुरुआत करेंगे विली नेल्सन के एक कोट के साथ। विली नेल्सन एक म्यूजिशियन थे, एक एक्टिविस्ट थे, यूएसए के हैं और कंट्री म्यूजिक के लिए बहुत ही फेमस है विली नेल्सन। उन्होंने कहा है, वंस यू रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस, एक बार आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ जब रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर जो स्मार्ट कोर्स बनाया है, इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल। तो ये जो सेल है ये हमारे साल का पहला सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ द ईयर, और सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसकी वैलिडिटी है 17 अगस्त तक। इस ऑफर की वैलिडिटी है 17 अगस्त तक, सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। आज सैटरडे है तो क्वांटिटी वाइज इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे टेबल के ऊपर नहीं है, लेकिन 3 न्यूज़पेपर्स के एक एक आर्टिकल आपके लिए लेकर आया हूँ। एक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। उसके बाद आफ्टर द लैंडस्लाइड, ये श्रीलंका के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। कोविड स्पाइरल पायोनियर का आर्टिकल है, और फिर बहुत सारी न्यूज़ आइटम्स को भी हम देखने वाले हैं। ये जो पहला आर्टिकल है इसके राइटर हैं नन अदर देन हमारे प्यारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी। मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। राइट, एक लंबे टाइम से एक वक्त था जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस, पीआईबी एनालिसिस के वीडियोस जो हैं, आई थिंक मैंने 1.5-2 साल तक पीआईबी एनालिसिस कवर किए हैं। तो पीआईबी एनालिसिस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। तो जब मैंने इनको पढ़ने की शुरुआत की तब मैं मीन्स ओवरऑल तो हम जानते हैं वेंकैया नायडू साहब को, लेकिन जब मैंने और ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको जाना, जब उनके स्टेटमेंट्स एनालाइज किए, देखे, तब मुझे पता चला कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियन इन आवर कंट्री। एक अपने आप में एक बहुत ही अलग और बहुत ही उनका जो माइंड है, मीन्स उनके विचार, उनके माइंड, उनका एजुकेशन, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं ऑफ कोर्स हमारे एम वेंकैया नायडू जी। तो उन्होंने आज ये आर्टिकल लिखा है और वो कहते हैं, मीन्स बहुत सारी लाइंस जो हैं वो उनकी हैं। हम एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ को एनालाइज करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आई थिंक हमने कुछ 29-30 मिनट्स डिस्कशन की थी। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए अलग अलग 6-7 न्यूज़पेपर्स में से लेकर आया था, ऐसा कुछ मुझे याद है, तो कुछ दिनों पहले की बात है। तो ओवरऑल बड़े बड़े पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज यहाँ पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। उनके शब्द देखिए यहाँ पर, द पॉलिसी इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड फार साइटेड, और हमारे देश के भविष्य को बिल्ड करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन जो है वो आज तक क्या था कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उससे पहले ऐसा ज़माना था कि लोग जो हैं वो खेती बाड़ी में काम करते थे, राइट, फार्मिंग करते थे ज़्यादातर, या फिर अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप किसी और की ज़मीन पर जाएंगे, वहाँ पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और बदले में आपको थोड़ा बहुत खाना मिल जाएगा और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया में चल रही थी ज़्यादातर लोगों की। फिर औद्योगिक क्रांति जब आई तो उसके बाद पहले ज़्यादातर गांव में लोग रहते थे, फिर बड़े बड़े शहर बनने लगे, राइट, लंदन एक्सेट्रा, ये सारे जो बड़े बड़े शहर हैं उस टाइम के, वहाँ पर इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी, फिर पेरिस और फिर यूएसए में ये औद्योगिक क्रांति पहुँची। तो ये सारे बदलाव की वजह से धीरे धीरे फैक्ट्रीज बनने लगी, और फैक्ट्रीज़ की जॉब जो है वो थोड़ी हाई पेइंग थी कंपेयर टू फार्मिंग वर्क। तो बहुत सारे लोग इसमें काम करना चाहते थे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, फिर लोग सिटी में रहने लगे, एक नया कल्चर डेवलप हुआ। यही सारी चीज़ें चलती गई और एजुकेशन में भी हमें इसकी इम्पैक्ट देखने को मिली। तो एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था कि जो यंग माइंड्स हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक फिक्स चीज़ की पढ़ाई करते थे। लेट्स से कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद आपने आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस, और उसके बाद आप जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, राइट, ज़रूरी नहीं है फैक्ट्री का मतलब कोई किसी चीज़ की प्रोडक्शन ही हो रही है। आप हॉस्पिटल को एक फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, आप किसी आर्टिस्टिक
वैसे हमारे देश में इतनी ज़्यादा आर्टिस्टिक स्कूल्स और कॉलेजेस और इतनी ज़्यादा तो नहीं है, या फिर इंस्टीट्यूशंस इतने नहीं हैं, लेकिन आजकल बनने लगे हैं। लेकिन वैसे भी एनीवे, तो आई थिंक फैक्ट्री का ही एग्जांपल आपके लिए बेस्ट रहेगा, फिर वो चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो इन द सेंस के भूल जाइए हॉस्पिटल्स और म्यूज़िक फैक्ट्री और इन सारी चीज़ों को, जस्ट फोकस ऑन कि एजुकेशन ख़त्म करने के बाद क्या करना है। तो एजुकेशन ख़त्म होने के बाद हमें चाहिए एक जॉब, राइट। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई एम ऑल्सो डूइंग जॉब, तो जॉब करने में कोई गलत बात नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि उस टाइम पर चॉइसेस जो हैं वो लिमिटेड थी, और इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था, और ये पूरी दुनिया की बात है कि एक व्यक्ति को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप जॉब ढूंढेंगे। तो पैसे वाले लोग जो हैं वो बहुत कम थे, जो बिजनेस थॉट्स वाले थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, तो उन्होंने उनको ईजिली ऐसे पढ़े लिखे मेहनती लोग जो हैं वो मिल जाते थे। लेकिन ओवरऑल समाज के बारे में देखें तो हमें उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि उतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं थी। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने आप को जॉब के लिए ही मीन्स अपने आप को एक अच्छी जॉब करते हुए ही देखना चाहते थे। लेकिन सिर्फ जॉब सीकर की आवश्यकता नहीं होती है, हमें देश में किसी समाज में जॉब गिवर्स यानी कि जो जॉब्स जनरेट करें ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है। और ख़ास करके भारत हमारा जो देश है, तो उसमें तो हमें 50% जितने लोग जो खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, तो उनको आपको इतने ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है हमारी खेती बाड़ी में। तो इनको हमें एक ट्रांसफॉर्म करना होगा, मीन्स के उनका एक ट्रांजिशन होना चाहिए। खेती बाड़ी में जितने लोगों की आवश्यकता है वही रहे, बाकी के लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब करें या फिर जॉब्स जनरेट करें। तो ये जो एक विचार है, एक डिफरेंस जो है, आई होप ये चीज़ जनरेट करने में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो काम करेगी। फिर दो कमिटीज़, इससे पहले की डिस्कशन में भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों कमिटीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए। TSR सुब्रमण्यम कमेटी 2016 की ये कमेटी है, इसने अपना रिपोर्ट दिया। और उसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी, ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है वो 2019 में दिया। तो ये दोनों कमिटीज़ के रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, उनके रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी जो है वो बनाई गई है। और वेंकैया नायडू साहब एक दूसरा पॉइंट कहते हैं जिसके ऊपर फिर से हम थोड़ी और ज़्यादा चर्चा करेंगे, दैट इज़ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, कहते हैं कि इंफॉर्मेशन, राइट, जो डेटा है, इस डेटा को जब आप समझ लेते हैं तब ये बन जाती है आपकी नॉलेज। और नॉलेज के साथ जब आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका विजडम। विजडम जो है ये हाईएस्ट लेवल है। तो एक ऐसी सोसाइटी जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बने, वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बने, तो ये सोसाइटी का ओवरऑल जो मीन्स, ये क्वांटिटी वाली बात नहीं है, ये क्वालिटी वाली बात है कि ओवरऑल समाज जो है उसमें आपको कम कचरा देखने को मिलेगा, उसमें कम पॉल्यूशन होगा, उसमें कम या फिर पॉल्यूशन ना के बराबर होगा, एनवायरनमेंट की देखभाल की जाएगी, पानी का सदुपयोग होगा, ट्रैफिक सेंस होगी लोगों में, तो टाइम बचेगा, राइट। अगर एक दूसरे को हम जाने देंगे और एक दूसरे को जाने से रोके नहीं और हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करे तो फिर ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगा। और ट्रैफिक कम होगा तो हमारे पास ही 15-20 मिनट, 1 आवर, 2 आवर इतना टाइम बचेगा जो हम क्वालिटी प्रोडक्टिव आवर्स स्पेंड कर सकते हैं। तो हर एक दिन मीन्स ऑन एन एवरेज मान लीजिए एक दिन में 1 आवर बचता है। अगर आपको ट्रैफिक जाम में से बैठने से अगर 1 आवर आपका बचता है तो पूरे सिटी का, एक सिटी के अगर 50 लाख लोग हैं तो कितनी 50 लाख आवर्स जो हैं वो बचेगी, इज़न्ट इट, लोगों की, ह्यूमन बीइंग की। और ये वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमारे देश में ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि अभी हम उस वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी के लेवल पर शायद नहीं पहुँचे, ऐसा मेरा मानना है। इट राइटफुली बैलेंसेस रूटेडनेस एंड प्राइड। हमारी जो एक संस्कृति है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज के ही ऊपर फोकस करना है कि पहले जो देश में था वही बेस्ट है। नो, वो जो था वो अच्छा था, वो जो है उसमें से क्या हम सीख सकते हैं और नई नई चीज़ें क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो एक पैर हमारे ट्रेडिशन में और दूसरा पैर जो है वो
नए वर्ल्ड में, नई दुनिया में रखने की बात ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर रही है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। इसके साथ हमारे देश में 2 करोड़ जितने ऐसे बच्चे हैं जो फिलहाल आउट ऑफ स्कूल हैं, तो उनको वापस स्कूल सिस्टम का पार्ट बनाना और ड्रॉप आउट्स को रेड्यूस करना, ये भी इसका एक पार्ट है। फिर सिलेबस को बर्डनसम, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ना जो है, दैट आई स्ट्रांगली बिलीव। अब कई लोग होते हैं ऐसे कि ज़्यादा जब मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा, नो, ज़्यादा पढ़ना मीन्स पढ़ाई करना, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज जो है ये क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई ही चीज़ नहीं है। इन्फॉर्मेशन जो है ये क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन नॉलेज जो है ये क्वालिटी के साथ जुड़ी हुई है। तो सिलेबस, जो बर्डनसम सिलेबस है उसको कम किया गया है या फिर कम किया जाएगा। फोकस विल बी ऑन वोकेशनल एजुकेशन में। और चाहता हूँ कि लिसनिंग के क्लासेस हों, राइट, सुनने की क्षमता। हमें पढ़ाया मीन्स रीड करना सिखाया जाता है, राइट करना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, लेकिन लिसनिंग के कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि लिसनिंग के ऊपर जो है वो एक क्लास तो होना ही चाहिए स्टार्टिंग के टाइम पर। जब बच्चे हम होते हैं उस टाइम पर तो वंस ए डे, पूरा एक दिन, नॉट पूरा एक दिन, सॉरी, पूरा एक क्लास, 1 आवर जितना क्लास जो है वो, या फिर 45 मिनट का क्लास या 30 मिनट का क्लास डिपेंडिंग ऑन एज, लिसनिंग के ऊपर होना चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिर दूसरी एक अच्छी चीज़ है, सिंगल रेगुलेटर होंगे जो मेडिकल और लॉ कॉलेजेस के अलावा सारे के सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी देखभाल एक सिंगल रेगुलेटर करेगा। होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बात की गई है। फिर एथिक्स पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन मॉरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, जानेंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक्सपीरियंस होगा कि आपने कॉलेज ख़त्म कर ली, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी की शुरुआत की, और फिर जब आपने पॉलिटी को पढ़ा, फिर जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की, तब आपको पता चला कि कितनी सारी चीज़ों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। तो जब हम हमारे देश को जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे अच्छी तरीके से, क्या सही है, क्या गलत है, क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों को जब हम जानेंगे तब हम एक एनलाइटेंड सिटीजन्स बनेंगे, और फिर हमारी डेमोक्रेसी भी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। जो हमें पॉलिटिक्स में बदलाव लाने हैं, करप्शन को हटाना है, ये सारी चीज़ें कोई एक अकेला नरेंद्र मोदी आकर नहीं कर पाएगा, या फिर कोई अरविंद केजरीवाल आकर नहीं कर पाएंगे, या फिर अन्ना हजारे, या फिर कोई भी आकर, अकेले कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकते। जब समाज अगर साथ नहीं देगा, सोसाइटी अगर एनलाइटन नहीं है, तो फिर ये सारे बदलाव हम नहीं ले पाएंगे। स्कूल ईयर्स जो हैं ये 3 to 18 कर दिए गए हैं। राइट टू एजुकेशन में भी बदलाव किए जाएंगे ताकि 3 ईयर से लेकर 18 ईयर्स की एज जो है वो आरटी के तहत कवर किए जाएंगे। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना होगी। फिर एक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बच्चों के लिए, जो चिल्ड्रन का ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसके लिए उनको सुबह में एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और दोपहर में दिया जाएगा न्यूट्रिशियस मिड डे मील। मदर टंग के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस रखा गया है, और क्यों ना रखा जाए, क्योंकि मदर टंग जो है ये बहुत ही नेचुरल चीज़ होती है। हम जब हमारे मम्मी के जो पेट में होते हैं तब से मदर टंग जो है वो हम सुनते हैं, राइट, साउंड्स हम सुनते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हम मदर टंग समझते हैं, तो फिर कोई ऐसा मत समझना कि सर ने ये बताया कि मदर टंग हम बचपन से, मीन्स पैदा होने जब हम पेट में होते हैं तब से सीखनो। द थिंग इज़, उन साउंड से हम फेमिलियर होते हैं, और जब हमारा जन्म हो जाता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तब से वो जो चीज़ें सुनता है, चाहे हम याद रहें ना रहें, लेकिन ब्रेन में सारी चीज़ें ब्लैक बॉक्स की तरह रिकॉर्डेड रहती है। तो मदर टंग जो है वो समझना काफ़ी एक हमारी पर्सनल आइडेंटिटी का पार्ट है, कल्चर का पार्ट होता है, और कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेंकैया नायडू साहब ने ये बताया है कि जब भी कोई किसी वर्ल्ड लीडर को वो मिलते हैं, तो वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो अपनी मदर टंग में उनसे बात करते हैं। भले ही उनकी इंग्लिश के ऊपर अच्छी ग्रिप हो, लेकिन वो जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ मदर टंग में बात करते हैं। फिर ग्रेट स्कॉलर्स जो हैं वो भी अपनी बोलने में और लिखने में जो है मदर टंग को ही प्रेफर करते हैं। तो मदर टंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आपको मीन्स अगर आप मीन्स बहुत ही शॉर्ट में, वी आर नॉट गोइंग टू तमिलनाडु में, जो मीन्स तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक रेजिस्ट किया है, तो उन सारी पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है जो हमें समझनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा है कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी के ऊपर इम्पोज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में आपको हिंदी बोलनी ही पड़ेगी, राइट। यहाँ पर मदर टंग की और 3 लैंग्वेज की जो बात है, तो इसमें इंग्लिश है, फिर आपकी लोकल लैंग्वेज हो सकती हैं, तो हिंदी है, इंग्लिश है, और आपकी जो मदर टंग है या फिर रीजनल लैंग्वेज है,
तो ये हैं इसमें, तो लैंग्वेज किसी के ऊपर थोपी नहीं जाएगी, ये चीज़ काफ़ी एक अच्छा बैलेंस किया है। और एज वी ऑल नो कुछ 35 ईयर्स आई थिंक हो चुके हैं, इज इट 35 ईयर्स, 34 ईयर्स आई थिंक एजुकेशन पॉलिसी का एक अपडेट जो है एक लॉन्ग टाइम से पेंडिंग था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य है कि हम एजुकेशन में 4.3% फ़िलहाल जीडीपी का इन्वेस्ट करते हैं, इसको 6% तक हम ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए वेंकैया नायडू साहब कह रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक डेडलाइन होनी चाहिए, या फिर एक टाइम होना चाहिए कि कब हम 6% तक पहुंचेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज की डिस्कशन, आज का लेक्चर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिया है, तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये फ़ोटो हैं, इनका नाम है महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षा जो हैं वो अब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, और फरवरी 2018, देखिए ये पहले प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, और एंटी इंडिया के लिए काफ़ी फेमस थे, यानी कि इंडिया से दूरी बनाए रखना और चाइना से नज़दीकी बनाए रखना जो है ये इनके कार्यकाल में हमें देखने को मिला था। रिलेशनशिप जो है वो थोड़े तीखे हो गए थे दोनों देशों के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। 2018 में एक लोकल इलेक्शंस हुए और उस टाइम पर ये हार गए थे। उनके बाद ये दोनों लोग जो हैं, ये जो हैं वाइट कपड़ों में जो हैं, इनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। लेट मी पॉइंट इट, ये हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, और ये प्रेसिडेंट थे, और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे रनिल विक्रमासिंघे। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े होते रहते थे, दोनों के बीच में, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जमती नहीं थी। लेकिन जब वो लोग इलेक्शन फाइट कर रहे थे तब उन्होंने ये बताया कि इनको हटाना है, और इनको हटाने के बाद दोनों ने सरकार बनाई। लेकिन उन दोनों के बीच में इश्यूज बहुत सारे होते रहते थे। मैं सारी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं एक बर्ड्स आई व्यू आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो 2019 में ईस्टर संडे, आपको ये शायद इंसिडेंट याद होगा, श्रीलंका में लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। भारत ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया था, भारत ने बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, आप कुछ करिए। लेकिन इन दोनों की सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पाई, फिर लोग नाराज़ हो गए। 2018 में ये झगड़े जो चल रहे थे इन दोनों के बीच में, तो इसकी वजह से 2018 में भी लोकल इलेक्शन में इनकी जीत हुई थी, लोकल इलेक्शंस में। तो ये बताया जा रहा था कि नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगा तब यही जीतेंगे महिंदा राजपक्षे, और हुआ यही कि फिर से इलेक्शंस हुए और उनकी जीत हुई है। फिलहाल उनके जो एक भाई है जिनका नाम है गोतबाया राजपक्षे, वो प्रेसिडेंट हैं, और महिंदा राजपक्षे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा श्रीलंका में प्रेसिडेंट के पास पावर्स होते हैं। तो महिंदा राजपक्षे फिर से प्रेसिडेंट बनने की एक जो चाह है वो तो डेफिनेटली उनमें है। लेकिन दोनों भाई ने मिलकर एक चीज़ तो बता दी है कि मेजोरिटेरियनिज़म, वहाँ पर जो सिन्हलीज़ हैं उनका राज चलेगा। और अभी एक दूसरा डिसीजन भी लिया है श्रीलंका ने जो रेजोल्यूशन 30/1 UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है उसमें से विड्रॉ हो गया है। और इंडिया के बारे में बात करें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि थोड़े इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो हैं अब श्रीलंका के उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि राजपक्षे के टाइम पर ही, महिंदा राजपक्षे के टाइम पर ही ये हम्बनतोता जो हैं वो चाइना को दिया गया था। तो ये प्रो चाइना माने जाते हैं। अब देखते हैं कि आगे रिलेशनशिप भारत और श्रीलंका के किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ नेपाल और एक तरफ चाइना, और अब क्या श्रीलंका भी भारत के साथ कोई इश्यू क्रिएट करेगा, ये एक प्रश्न है जिसके बारे में हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, कोविड स्पाइरल, ड्रेडेड कम्युनिटी स्प्रेड। अब हमारे देश में कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 28 जुलाई का आंकड़ा था कि हमारे देश में 1.5 मिलियन केसेस हैं, और 9 दिनों में, 9 डेज़ में 5 लाख केस इसमें ऐड हुए हैं। हम 2 मिलियन या फिर 20 लाख के आंकड़े को टच कर चुके हैं। तो ये जो 9 दिनों की अगर आप एवरेज निकालें तो दिन के कितने 50,000 जितने नए केसेस हर दिन हमारे देश में रिकॉर्ड होते हैं। और आपको हमारे देश के बारे में पता है कि ये तो रिकॉर्डेड हैं। मेरा मानना है कि 10,000 केस तो ऐसे ही ऐड कर दीजिए इसके ऊपर। आई एम नॉट गोइंग फॉर 25-30,000, लेकिन जस्ट इसको थोड़ा और ज़्यादा लोग डाइजेस्ट कर सके इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि
मेरा मानना है ये 50,000 अगर ऑफिशियल आंकड़ा है तो 10,000 इसके ऊपर ऐड किया जा सकता है। 60,000 नए केसेस हर रोज़ हमारे देश में डेफिनेटली देखने को मिलते होंगे। इंडिया हैज़ ब्रीच्ड 20 लाख बैरियर, और हमारे देश में फर्टिलिटीज़ की बात करें तो 41,000 लोगों की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। तो अब हमें चाहिए कि हम हमारे देश में जो टेस्टिंग है उसको और एक नए लेवल पर ले जाए। ज़्यादा लोगों को हमें टेस्ट करना पड़ेगा, इतने ज़्यादा लोगों को हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 पर है यूएसए में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख जितने केसेस हैं। ब्राज़ील में 2.8 हमसे थोड़ा ही आगे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत जो है वो ब्राज़ील को अभी आने वाले कुछ टाइम में ओवरटेक कर लेगा। और कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि कम्युनिटी स्प्रेड की अभी बस शुरुआत ही हुई है। अगर यही स्पीड, यही चीज़ें चलती रही तो आने वाला टाइम जो है, आने वाले कुछ हफ्तों में नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे देश में इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है फ़िलहाल वो ये है कि सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता है कि हम हमारे ग्रामीण विस्तारों की रक्षा करें, क्योंकि हमारे ग्रामीण विस्तार में वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन इतना कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना कोई ख़ास हमारे रूरल एरिया में नहीं होता है। तो रूरल इंडिया को बचाने की जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। फिर एक दूसरी चीज़ कि 5 अगस्त तक के डेटा को देखें। द कंट्री हैड जस्ट टेस्टेड 16,617 पर पीपल पर मिलियन, यानी कि 10 लाख लोगों में से हमने कितने लोगों को टेस्ट किया है? सिर्फ 16,617। इसका परसेंटेज होता है 1.66% ऑफ पॉपुलेशन। यूएसए ने 18.8% जितनी अपनी पॉपुलेशन को टेस्ट किया है। रशिया ने 20%, साउथ अफ्रीका ने 5%, यूके ने 25%। आप कहेंगे कि ये सारे तो हमसे अच्छी कंडीशन वाले देश हैं। तो ब्राज़ील का देखिए, ब्राज़ील की जीडीपी और सारी चीज़ें हमसे कम है, लेकिन फिर भी ब्राज़ील ने 6.3%। ईरान बहुत ही ख़राब सिचुएशन है इकोनॉमिकली और दूसरे एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी 3% जितनी पॉपुलेशन को उन्होंने टेस्ट किया। तो हमें तो 5% तो मिनिमम करना ही चाहिए। 5 से ज़्यादा 10-20% की पॉपुलेशन को अगर हम चेक कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ, तो दैट विल बी अमेजिंग, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है, आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि लोगों को कोरोना वायरस है या नहीं। अगर है तो फिर क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। तो विदाउट डेटा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीज़ तो मीन्स आपको लोगों को टेस्ट करना ही होगा। एंड व्हाट इज़ नीडेड इज़ अ नेशनल प्रोटोकॉल। हमारे देश में एक नेशनल प्रोटोकॉल होना चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड रिस्पॉन्स के लिए, कि जो होता है ना प्रोसेस, स्टेप नंबर 1, 2, 3, तो ऐसे एक नेशनल लेवल पर ऐसे स्टेप्स जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भी होनी चाहिए। एक अच्छी बात जो हमारे पक्ष में है वो ये है कि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है। और हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जब कोविड-19 के कहर की शुरुआत हुई हमारे देश में, उस टाइम पर हमारे देश में सैनिटाइजर्स की, पीपीई किट्स की, मास्क की, वेंटिलेटर्स की, इन सारी चीज़ों की खामी थी। आज हम इन सारी चीज़ों के एक्सपोर्टर्स बन चुके हैं। तो भारत में वो क्षमता है, वो हमारे ब्लड में है। वी कैन फाइट इट, वी कैन कोई भी बैटल हो, कोई भी चैलेंजेस हो, वी कैन डू इट। ये एटीट्यूड है हमारे देश का। और आपके लिए एक प्रश्न है कि 2 इंडिजीनियस वैक्सीन्स तैयार की जा रही हैं, तो इनके नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। राइट, 1 और 2, ये आपके लिए, आपको दोनों के नाम बताना है। इंडिजीनियस वैक्सीन जो हमारे देश में जिसके फेज़ 2 तक ये पहुंच गई है, तो इनका कोई ख़ास नाम है तो बताइए। अगर आपको नाम नहीं मिलता है तो किस कंपनी के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको बनाया जा रहा है, तो वो बताइए। आई एम श्योर मिल जाएगा, काफ़ी फेमस नाम है ये। तो ये भी एक आशा की किरण है हमारे लिए कि अगर कोई इसका वैक्सीन या फिर दवाई मिल जाती है तो फिर इसके कहर से हम बच पाएंगे। और हमारी जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन, जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, हमें रिकरिंग वेव्स, यानी कि हमारे देश में ऐसा होगा कि कोरोना वायरस थोड़ा बढ़ेगा, फिर कंट्रोल में आएगा, फिर से बढ़ सकता है, फिर से कंट्रोल में। तो इस प्रकार के आपको अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें आज से प्रिपेयर होना चाहिए। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम। एटलीस्ट 18 पीपल किल्ड। एक प्लेन क्रैश हुआ है कोझिकोड एयरपोर्ट पे, और इसमें 162 लोगों को इंजर्ड हुए हैं। 15 लोग बहुत ही सीरियस हैं, और दुखद बात है 18 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बताया कि आप ग्रोसरी शॉप में काम करने वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर्स को कोरोना वायरस टेस्ट का पार्ट बनाइए। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को आज प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। गुजरात सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाइन में ही एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है।
आईसीसी मेंस T20 कप जो है वो 2020 में और विमेंस T20 जो है वो 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। हॉकी टीम के कैप्टन हैं हमारे देश के मनप्रीत सिंह साहब, तो उनको कोविड पॉजिटिव आया है। बांग्लादेश एक वॉर मेमोरियल 1971 लिबरेशन वॉर में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे तो उनकी याद में एक मेमोरियल क्रिएट करेगा। ओसीआई कार्ड होल्डर्स अब यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस से हमारे देश में आ सकते हैं, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने बताया। सरपंच पंचायत जो हैं उनको विलेज डेवलपमेंट के बारे में और अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, एन एस तोमर साहब ने बताया है। और आज है 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगस्त क्रांति भी इसको कहते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट बेसिक्स आपकी जो किताबें हैं उसमें से इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके ऊपर से हर साल मॉडर्न हिस्ट्री में से बहुत सारे प्रश्न आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट एंटर्स इनटू पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट मैन्युफैक्चर डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो यहाँ पर जो गावी हैं और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है और इंडिपेंडेंस डे 2020 के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यंगस्टर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो उसकी स्कीम्स लॉन्च करेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। एंजॉय योर वीकेंड डियर फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आऊँगा वो है इंग्लिश वर्जन ऑफ द हिंदू और उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। कल कोई भी लेक्चर नहीं आएंगे, तो अब हमारी अगर आप डेली फाइनेंशियल फॉलो करते हैं तो मुलाकात होगी, वरना डायरेक्टली मंडे को मिलेंगे। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।